नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 204वीं 204 कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज रविवार 21 अप्रैल 2024। यह रविवासरीय श्रृंखला है। अन्य दो श्रृंखलाएं दैनिक चल रही हैं। आज की जो साप्ताहिक चर्चा है उसमें गति दे रहा हूं उस कड़ी को, गुरु कृपा शिष्य यात्रा। ये चौथी कड़ी है। 201 से हमने शुरू किया था। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के अलौकिक स्वरूप से एक शिष्य का तादाद में ये श्रृंखला आपके सम्मुख। आपका स्वागत। लखनऊ में खूब सक्रियता बढ़ रही थी। दौर था 1980 से 90 के बीच का। 1990 में गुरुवर का महाप्रयाण हो गया 2 जून को। बड़े पीड़ा के पल थे वे। गुरुदेव ने रोक दिया था पहले से ही संदेश लिखकर कि कोई हरिद्वार नहीं भागेगा। कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं लगा दी थीं और उनमें सक्रिय कार्यकर्ता सारे अपने अपने क्षेत्र में बिजी हो गए थे। पूरे देश में 6 स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम। उसके बाद अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला चली। 1992 में जयपुर से आरंभ हुआ था। हमें लगता है नवंबर का महीना था। तीसरी कड़ी थी अश्वमेध की लखनऊ की। 1993 में उसका अक्टूबर माह था। लखनऊ में बहुत सक्रियता बढ़ी। आयोजक मंडल में हम लोगों की भूमिका थी। एक घटना का यहां जिक्र करना चाहूंगा। 1992 में हमने सेवा बदली थी उत्तर प्रदेश सचिवालय से कृषि शिक्षा अनुसंधान के महानिदेशक कार्यालय में। नई नई सेवा थी और अश्वमेध यज्ञ 1 साल के भीतर ही पड़ रहा था। होता है, हमने शासकीय सेवा के साथ पूरा न्याय किया मिशन सेवा करते हुए। उसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं। कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन महानिदेशक जो विदेश से आए थे अब वो नहीं हैं। उनके सम्मुख कोई ऐसी बात कभी कभी कहते, कोई बाधा आती। मैं उस विषय पर स्पष्ट नहीं बोलना चाहता, लेकिन संकेत करना चाहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ में मेरी भूमिका कम हो पा रही है, ऐसा मुझे लगता था। अश्वमेध यज्ञ जब आएगा उस समय कितना छुट्टी मिल पाएगी, जैसे संकट भी लग रहे थे। एक दिन हमने वंदनीय माता जी को पत्र लिखा। अंतर्देशीय पत्र था, 75 पैसे का नीले रंग का आता था वह। लिखने बैठे हमने सोचा मन की बात लिखूंगा, जो समस्याएं आ रही हैं। लेकिन फिर सोचा कि जिनको सम्मान दिया, जिनको अवतारी चेतना माना, जगत जननी को, माँ को क्या लिखें ये हगी मूती बातें घर की। लिखना कुछ चाहते थे, लिख कुछ गए। हालचाल और प्रगति। 15 दिन बाद लगभग जवाब आया। 20 दिन लगभग हो गए होंगे। इस बीच उस समस्या का निदान हो गया था बड़े ही अनूठे ढंग से। और एक देश के बहुत बड़े व्यक्ति हमारे कार्यालय में चल करके आ गए। मेरे कार्यालय में उनके बैठने मात्र से सब में ये हो गया। उनका ऐसा कुछ नाम था कि लोग भय भी खाते थे। और फिर वो सारी समस्याएं सॉल्व हो गईं। लगा कि कोई खास आदमी है यह। उसके बाद वंदनीय माता जी का पत्र आता है। पत्र आने के पहले समस्या सॉल्व हो चुकी थी। खुद अधिकारी कहने लगे थे, मिश्रा जी कितना समय चाहिए, जैसे जैसे हो आप समय लीजिए। पत्र जब हमने माता जी का खोल के पढ़ा, वो पत्र मेरे पास सुरक्षित है। उसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय राम महेश, प्रिय बेटा राम महेश, समाचार जाने। पहला पैरा एक भाषा होती है वो लिखा था। दूसरे पैरा में लिखा था कि बेटा, मन की बातों को कभी छुपाया मत करो। कहीं बच्चे अपनी माँ से अपने मन की बात छुपाते हैं।
तुम बच्चों के दुख दर्द दूर करना ही तो मेरी सबसे बड़ी तप साधना है। मैं फफक कर रो पड़ा था। माताजी के वे शब्द पढ़कर वे मन की बात जान गई थीं और समस्या का निदान उन्होंने कर दिया था। ये बातें आज के कथित वैज्ञानिक युग में कपोलकल्पित लग सकती हैं, लेकिन मेरे जीवन की घटनाएं हैं जो बड़ी दिव्य हैं। सक्रियता बढ़ती जा रही थी। अश्वमेध संपन्न हुआ। बहुत विलक्षण, बहुत यादें हैं अश्वमेध महायज्ञ की। चुनाव पड़ गया था। आदरणीय मेजर विजय कुमार खरे, आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा, आदरणीय श्री एस के त्रिवेदी जो मुख्य संयोजक मंडल था उसमें प्रमुख थे। हम सबको विभाग बटे थे। बहुत 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 सारे अनुभवों को लेकर के अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। वंदनीय माताजी पधारी। बहुत विलक्षण था सब कुछ। उस पर बोलने लगे तो 3-4 कड़ियां केवल अश्वमेध यज्ञ पर हो जाएंगी, लेकिन संकेत करता हूं न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति हुई थी। हमने सोचा कैसे अश्वमेध यज्ञ की ऊर्जा का पूरा उपयोग किया जाए। अश्वमेध के किसी यज्ञ के 3 चरण होते हैं। पहला प्रयाज, दूसरा याज, तीसरा अनुयाज। प्रयाज पहले की तैयारी और प्रचार, याज उन दिनों में कार्यक्रम संपन्न होना, अनुयाज बाद में उसका फॉलोअप की जो ऊर्जा हुई उससे उसका पूरा लाभ उठाया जाए समाज हित में, लोक हित में। अनुयाज की परम प्रक्रिया को सच बताऊं पूरी शक्ति भर हमने करने की कोशिश की थी। रोज प्रभात फेरियां होती क्षेत्रों में। छोटी सी लाइन में कहूंगा क्या दिन थे वे। बहुत सक्रियता, बहुत सक्रियता। अनुयाज में मत डाला गया था लखनऊ को। 7 जोन बने थे। इंदिरा नगर हमारा जोन था, लेकिन हम अन्य जोनों में भी जाते थे। लखनऊ महानगर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी खूब मांग हम लोगों की बढ़ने लगी थी। टोली की 3-3 संगीत टोलियां हमारी होती, कभी इसको लेते कभी उसको। बहुत व्यस्तता थी। सारे रविवार, शनिवार, छुट्टियों के दिन, सुबह शाम खूब, बहुत सघन। आज सोचता हूं कैसे मेहनत हो जाती थी। अनेक रचनात्मक गतिविधियां चली थी। नशा मुक्ति का अभियान चला था। मायावती शासन था। हमने शराबबंदी के लिए एक अभियान चलाया था। कई प्रकार के लाखों पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय आ गए थे। ढूंढने लगा था खुफिया तंत्र कौन आदमी है करा रहा है। ढूंढ निकाला था उन्होंने और मुख्यमंत्री कार्यालय में हमें बुलाया गया था एक अधिकारी के सामने। तो हमने अपना उद्देश्य बताया था। 150 विधायक लामबंद हो गए थे गायत्री परिवार के साथ शराबबंदी के लिए। हमने 150 लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे सीएम के लिए। बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपती थी उसमें। मीडिया तो बहुत सहयोग करता था। हर जगह हर जगह हर जगह गायत्री परिवार होता। स्वाभाविक रूप से हमारा उल्लेख भी होता। मानवीय कमियां होती हैं। बहुत परिश्रम करने वाले लोगों पर कई बार भ्रामक स्थितियां भी बनती हैं। कभी ऐसा भी होने लगा मिश्रा जी का नाम बहुत छपता है, लेकिन प्रयास नहीं छपने का प्रयास करने पर भी वो होता। बहुत मिशन 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 गायत्री परिवार सभी तरफ दिखता था। आज लोग कहते हैं बहुत कमी आ गई है। अच्छा नहीं लगता। सचिवालय में गायत्री परिवार की शाखा हम लोगों ने गठित करा दी थी। राजभवन में राजभवन गायत्री परिवार बन गया था। वहां की अनेक एक एक पर एक के कड़ी बन सकती है। बहुत सारे कार्यक्रम वहां होते। यहाँ का सबसे बड़ा शमशान घाट, उसका नाम भैंसा कुंड कहा जाता है, वैकुंठ धाम रखा गया। हमने वहाँ स्लोगन लिखवाए थे मरणोत्तर जीवन के। 9 दिन काम चला था और 2 कार्यकर्ता वहाँ लगे थे। उसका पूरा खर्च हमने उठाया था। एक दिन सहारा इंडिया परिवार के श्री सुब्रत राय सहारा, जो अब कीर्तिशेष हैं, उनकी बड़ी बहन के निधन पर जब वो वहाँ गए तो पूरा घूम के देखा। उन्होंने स्लोगन पढ़ने लगे, दीवारों पर लिखे हुए, सीढ़ियों पर जहाँ भी जगह मिली थी वहाँ लिखा था। उन्होंने मेयर डॉक्टर एस सी राय जी से पूछा था ये किसने लिखवाया। राय साहब को मालूम था। हमारा नाम लिया गया। वेलफेयर फाउंडेशन जो सहारा परिवार का है, उनके हेड को उन्होंने तुरंत बुलाया। बोले देखो राम महेश मिश्रा से संपर्क करो। हमें बुलाया गया था कपूरथला, लखनऊ, और एक बड़ी योजना बनी थी सौंदर्यीकरण सुदृढ़ीकरण की।
शमशान घाट की। आज वो देखने लायक है, वहाँ लोग साधना करने जाते हैं। करोड़ों रुपए सहारा परिवार ने वहाँ लगा दिए थे। जहाँ निगाह डालो वहाँ सफलता उन दिनों मिलती थी। वास्तव में वो दिन बहुत स्वर्णिम काल था हमारे जीवन का। चर्चा लंबी हो रही है, रोक रहा हूं। विशिष्ट जनों में जो अति विशिष्ट जन हैं, उनमें भी बहुत अच्छी स्थिति गायत्री परिवार की बनी थी। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रांत के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग हमें बुलाते और बड़े सुंदर ढंग से माइक वाइक लगा के कार्यक्रम करता। हमें सौभाग्य मिला है 150 IAS IPS ऑफिसर्स को बिठाकर उनको संबोधित करने का, कार्यक्रम करने का, यज्ञ कर्मकांड आदि कराने का। गवर्नर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े लोग, DGP उत्तर प्रदेश, ऐसे लोग उस कार्यक्रम में पूरा लगभग 1.5 घंटा कार्यक्रम को सुना था। हर जगह गायत्री परिवार बहुत टॉप अवस्था में था। जहां एक फोन करते वहां पर सब ससम्मान उस फोन को लेते। उन सभी दिनों को हमारा प्रणाम। ये श्रृंखला अभी चलेगी, 50 कड़ियां हो सकती हैं उन यादों की, लेकिन समेटता हूं थोड़ा थोड़ा करके इस विषय को लूंगा। सभी यादों को नमन। एक बात यहां पर अवश्य कहूंगा। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज जाते, वहां समर्पितों को देखकर श्रद्धावनत हो जाते। बहुत सुंदर माहौल होता, पहुंचते ही द्वार से ही सबका स्वागत होता, घर जैसा ट्रीटमेंट। अब वहां से जब लौट कर कोई आता है और कहता है कि बहुत अंतर आ गया, मन में बताऊं पीड़ा होती है। जिन कार्यकर्ताओं ने जीवन दिए, उनके बच्चे, उनके आगे की पीढ़ी के लोग, उनकी पत्नी आदि जब वहां जाते हैं और उन्हें हमें कहीं बाहर ठहराना होता है, तो मैं बहुत पीड़ा पाता हूं। और वो थोड़ा समय निकाल कर गायत्री तीर्थ जा पाते हैं। इस स्थिति में वहाँ के तंत्र से अनुरोध भी करूँगा, विनम्र प्रार्थना कि सुधार किया जाए। एक कितने नाम लिए जाएं, अनेक नाम हैं वहाँ के, मैं इस समय नाम भूल गया हूँ। चौहान जी थे, हरिद्वार में ही जन्मे थे। कहते हैं गुरुदेव, एक बार उनके घर के पास कार्यक्रम था, वहाँ जब वो मिले तब वो बोले, मेरा बेटा है, हमें दे दो। ले आए थे, जीवन भर वो वहीं रहे, वहीं उनके प्राण छूटे। लाइन में सबको मिलवाते थे। उनको हमने देखा भी है, सुना भी है। सवेरे 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में वो झाड़ू, एक एरिया जो गुरुदेव का था, जहाँ गुरुदेव रहते थे, उसके नीचे झाड़ू लगाते। सफाई का तंत्र है, सब वहाँ कार्यकर्ता लगते हैं, लेकिन वो उस एरिया में वही लगाते। बोले हमारे गुरु का स्थान है। तब घटना याद आती है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ एक ऐसे ही झाड़ू लगाने वाले थे और जाति से स्वीपर थे। उनका नाम रसिक पड़ गया था, इतना रस लेकर झाड़ू लगाते। ठाकुर के साथ, स्वामी विवेकानंद के साथ उन्होंने काम किया। फिर बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी के साथ काम किया। बहुत बूढ़े हो चुके थे रसिक पलंग पर पड़े थे, कब प्राण चले जाएं मालूम नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद जी गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक ब्रह्मानंद जी चिल्लाए कि ठाकुर रसिक को लेने आए हैं, भागो। और सारे कार्यकर्ता दौड़े आश्रम की ओर। ठीक उन्हीं पलों में उधर रसिक जो पलंग पर पड़े हुए थे, वो बड़ी तेज नौजवान आदमी की तरह उछले, जो जिनके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे, उछले, नीचे खड़े हुए और भागे। बोले ठाकुर मुझे लेने आए हैं। थोड़ी दूर चले और गिर गए, उनका निधन हो गया, प्राणांत हो गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि ठाकुर स्वयं रसिक को लेने आए। अखंड ज्योत में एक बार छपा था, लिखा था इस घटना के बारे में कि अगर रसिक को लेने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आ सकते हैं, तो हमको तुमको क्यों नहीं, हमको तुमको रसिक होना होगा। मेरे लिए रसिक की वो घटना बहुत प्रेरणादायी रही है। मैंने प्रयास किया है रस लेकर हर काम में काम करने का। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये श्रृंखला चलती रहे, जब तक ये वाणी रहे,
जब तक ये काया रहे और गुरुदेव की बातें होती रहें। नमन नमन और नमन। सुनने के लिए धन्यवाद। ये चर्चाएं अन्य लोगों में भी पहुंचाइए। पुनः प्रणाम। आप सबके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति। जय हिंद।